नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर होने जा रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार ने इसीलिए इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया। डेमोग्राफी जो लगातार चेंज हो रही है उसको लेकर सरकार की ओर से अलग अलग कदम उठाए गए हैं। इससे पहले आपने देखा कि घुसपैठ को रोकने के लिए प्रयास किए गए और इस बार सरकार ने एक ऐसी समिति का गठन किया है जो इस बदलाव पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके बाद एक्शन जो लिए जा रहे हैं उसमें और तेजी आ सकती है और उस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है इसको लेकर कुछ और स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेंगी। आज इसी पर जनता की राय क्या है जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ी समस्या है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज के सबसे मुख्य कारणों में से एक है घुसपैठ, जिसका जिक्र देश के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई मंचों से कर चुके हैं। सरकार का मानना है कि डेमोग्राफिक चेंज एक ऐसी चुनौती है जिससे अगर तुरंत नहीं निपटा जाए तो ये एक गंभीर समस्या बन जाएगी। सरकार ने इसके कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समिति के गठन की घोषणा की है। इस कमेटी का काम डेमोग्राफिक चेंज की वजह, उसका असर और उसकी नेचर पर रिसर्च करना होगा। ये समिति 1 साल के अंदर रिपोर्ट देगी। स्टडी के बाद कमेटी ऐसे उपाय भी सुझाएगी जिसकी मदद से इस समस्या को हल किया जा सके। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जज प्रकाश प्रभाकर नवलोकर को बनाया गया है। इसके सदस्य सचिव गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव होंगे। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें रिटायर्ड आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र, बालाजी श्रीवास्तव और रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर शमिका रवि शामिल होंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने में जुट गई है और रिपोर्ट मिलते ही इसके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो जाएगा। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान भी हैं। प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हाजी नाजिम है, पीस पार्टी स्पोक्स पर्सन, एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, डॉक्टर कुलदीप मलिक हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रंजीता सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट प्रमोद कुमार हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जल्दी से आपके पास आते हुए, समिति का गठन हो गया लेकिन समस्या बड़ी है, समाधान की उम्मीद क्या लगाए? समस्या तो बड़ी तो होनी है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने बेनिफिट के लिए जैसा डेमोग्राफी चेंज में जो खिलवाड़ करा, आज उनको लेकर समस्या तो सामने आई रही है और आज उससे सरकार जूझ रही है और उस जूझने के लिए काम चालू है। अगर डेमोग्राफी चेंज ना होती और जनता को नहीं पता होता तो आज सोचता है लंबे वर्ष के बाद हम आसाम त्रिपुरा में नहीं आते, और अगर आसाम त्रिपुरा में आए हैं तो उन चीज़ों पे काम करा है। आज पश्चिम बंगाल में भी डेमोग्राफी का देखा जाए तो वहाँ आप कह रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार इससे पहले की पार्टियां, आपके आने के बाद बेहतर। देखिए नहीं, वो क्या है कि अपने चुनावी रणनीति को लेके चुनाव जीतने के लिए उन्होंने देखा कि भाई हम एक पक्ष को अगर मजबूत करते हैं तो सत्ते में बना रह सकता है। तो नेचुरल बात है, कांग्रेस हो या सीपीआईएम हो, बहुत सारे दल हैं जिन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया। हाँ, कौन सा है, कौन से लोग हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? उन्हें काम यही है कि उन्हें अब बसाओ, अपना वोट बैंक बनाओ, उन्हें जितने भी सरकारी बेनिफिट है वो उन्हें दो और उन्हें जिससे कि बने रहे। सरकारी ज़मीन कब्जाएंगे, डकैती करेंगे, लूटमार करेंगे, सरकार उन्हें बेनिफिट देगी। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष बाद फिर उनका फ़ायदा लेना है। आज उस फायदे को देखिए ना, अगर ये एसआईआर हुआ बंगाल के अंदर तो देखा गया हमने कितनी बड़ी भगदड़ मची कि कई 7 लाख से ऊपर लाखों लोग भाग गए बांग्लादेश। क्यों भाग गए? त्रिपुरा, आसाम में क्यों हुआ? वो चीज़ें दिखिए। और सरकार ने इन चीज़ों पे अगर काम करना शुरू करा है तो और दलों को ही आना चाहिए आगे कि यार आज जो जनसंख्या बढ़ रही है डेमोग्राफी में, उसका भी एक बहुत बड़ा चिन्ह है और उस पर काम करना जरूरी है। सरकार ने बढ़ा दिया कदम। मैं इस सरकार की मैं पहल करता हूँ और पूजा जी वाकई में ये देश का मुद्दा है, ये किसी राजनीतिक दल का मुद्दा है ही नहीं, ये देश की संस्कृति। बाकी लोग समझ पा रहे हैं इसे देश की सुरक्षा जुड़ा हुआ मुद्दा या फिर देश की जनता जुड़ा मुद्दा, क्योंकि जनता के हकों पर इसे डाका पड़ता है। पूजा जी अगर कांग्रेस समझ गई होती तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ता। आज हमें ये गठन जो किया है गृह मंत्री साहब ने, ये करना नहीं पड़ता। अगर घर का मुखिया पहले सक्षम होता, समझदार होता, ताकतवर होता तो फिर ये घुसपैठिए जिन्होंने घुसपैठ बना रखी है देश के अंदर, हर राज्य में, हर नगर में है। और जहाँ तक देखा गया है, मैं तो खुद स्वयं देखा है कि जो झुग्गियाँ पड़ी हैं, अवैध झुग्गियाँ हैं, उनमें 80% वही लोग हैं जो घुसपैठ करके आए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन सरकारों की ईमानदारी नहीं, कैसे बेईमानी है जिन्होंने हमारे देश के भूभाग को उनके हवाले कर दिया और सत्ता के लिए। अब सत्ता एक माध्यम बना लिया उन्होंने, लेकिन भाजपा ने उस माध्यम को तोड़ा है। और मैं
एहसान अब्बासी देश का मुसलमान हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं देश का भूभाग है वो मैं देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए इस्तेमाल में आए। उनकी जो योजना है उसमें गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब ठाकुर भी हो सकता है, गरीब यादव भी हो सकता है, गरीब मुसलमान तो है ही है और बहुत सी जातियाँ हैं। उन गरीबों के काम आए, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो नौकरियाँ हो, चाहे और बहुत से जो कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके जो विदेशी मूल के लोग हैं जो घुसपैठ करके इस देश के अंदर अपना घर बना चुके हैं, गढ़ बना चुके हैं और कहीं ना कहीं देश में उत्पात, चाहे बम फोड़ने के कोई कांड हो, चाहे हत्या का कांड हो, चाहे देश में उत्पात मचाने का कोई भी काम हो, उनके जरिए होता है। और बदनाम कौन होता है? एहसान का समाज बदनाम होता है, इस देश का मुसलमान बदनाम होता है, जो शरीफ मुसलमान है, जो देश का मुसलमान है, जो कहीं ना कहीं पहले हमारे फोर फादर हिंदू ही थे। बदनाम हम होते हैं जो क्या रोहिंग्या। बात कर रहे हैं हाजी नाजिम साहब? ये कह रहे हैं हमारे फोर फादर हिंदू हुआ करते थे। हाँ, हाजी नाजिम माना ना माना उनकी मर्जी है, लेकिन सत्यता तो यही है। जब आर्य वंश था तो सब हिंदू ही थे, अशोक सम्राट का राज्य था तो सब हिंदू ही थे। उसके बाद में धर्म। हिंदू कहाँ से, इसमें हिंदू मुसलमान वाली कहाँ से बात आ गई? ये मानो तो डेमोग्राफी चेंज होने का, डेमोग्राफी चेंज होना एक अलग विषय है और ये हिंदू मुसलमान हमारे पूर्वज एक अलग विषय है। डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहा है? हिंदुस्तान मुसलमान नहीं कर रहा, हिंदुस्तान हिंदू नहीं कर रहा। वो हिंदुस्तान का जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो मुस्लिम कंट्रियों से आए हुए हैं, नाम आपने नाम यहाँ के मुसलमान को तो प्यार। मैं बता दूं ना, बांग्लादेश के मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान जो अवैध तरीके से आए हुए हैं, हमारे देश के मुसलमानों को हक मार रहे हैं, उनको बाहर जाना चाहिए। हाँ पूजा जी, देखिए भाई, इनके जो गॉडफादर हो सकते हैं, क्या बोला था इन्होंने? अच्छा, फोर फादर बोला था। देखिए, इनके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात ये कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, अरे भाई देश के अंदर इतने हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे? क्या ऐसे लोगों को जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, कहीं से फंडिंग आ रही है क्या कि मुसलमानों को जितना कोसना कोसो? फिर CNRC पर इतना एतराज क्यों कर रहे थे? हाँ देखिए, अभी आपने कहा CA NRC, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फिर वो धरने पर बैठे हुए लोग कौन थे? हाँ। नाजिम, आप भी उनके साथ बैठे? हाँ, सुन तो लीजिए। हाँ, सुन लीजिए, अभी आपने CNRC वाले उसमें थे ना समर्थन में, आप आंदोलन में? अब ये भी तो भ्रम एक फैलाया जा रहा था कि मुसलमानों को। हाँ, मैं पूछ रही हूँ आप थे कि नहीं थे? हाँ, पूजा जी देखिए, अभी आप कह रही है कि हाजी नाजिम खान CA NRC के जो आंदोलन था कह नहीं रही हूँ, आपने खुद कबूला ये, मैं तो इसलिए बता रही हूँ आप थे कि नहीं। मैं फिर कंफर्म कर रही हूँ आपसे, थे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ क्या प्रोटेस्ट करना क्या संविधान? CNRC पर एतराज? मैं कहता हूँ कि सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, और सुन लीजिए, देखिए CA जो है बात तो सुन लीजिए। मैं कहता हूँ कि इसमें क्या भ्रम फैलाया गया था? इसमें भ्रम फैलाया गया था कि जो मुसलमान है उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। भाई हम ये कहते हैं, सुन लीजिए, CNRC का जिक्र तो देश के मुसलमान से था ही नहीं, ना सर। सुन लीजिए, मैं पूजा जी वही बात कहता हूँ कि यही तो एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी गई थी। भाई आप कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, जो विदेशों में हमारे हिंदू पीड़ित भाई है, उनको नागरिकता दी जाएगी। हम तो कहते हैं कि आप लेकर आइए, लेकिन जो भारत के अंदर, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, घुसपैठिया है, जो घुसपैठिया भारत के अंदर गलत तरीके से भेज दीजिए। उनमें ना कोई धर्म देखिए। नाजिम साहब, बिल्कुल देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। बिल्कुल, जो घुसपैठिया है, अगर उस घुसपैठिया को मान्यता मिल जाएगी, जो सदियों से 10 सालों से, मतलब 30, 40, 50 साल से रह रहे हैं, देश की आजादी की बात के आए हैं, मान्यता देता कौन है? ना मान्यता देता कौन है? हमें तो चीज है, घुसपैठिया को ले मान्यता से आप उतर के आए, उन्होंने दे सकते मान्यता। जिनकी पार्टी वाले घुसपैठियों को बाहर निकालने की आपने अभी कहा CA के मुद्दे पे आप भी धरने में बैठे थे, पहले पढ़ तो लेते कि रखा क्या है माननीय गृह मंत्री ने CA NRC पे, आप उसे बैठे, धरना अच्छा लगता। अभी आपने कहा ये एक बड़ी चोट होगी सर, कमेटी का गठन करना, ये जो परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ, इसके बाद स्ट्रैटेजीज पर काम भी होगा, ये देश के लिए कितना जरूरी है? ये दुर्भाग्य है कि हम 70 साल के बाद जगे हैं। कायदे से यदि देखा जाए, और पूरे विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे सबसे पहले उसकी अपने नागरिक की जो है सार्वभौमिकता देखी जाती है। ये पहला दुर्भाग्य से ये देश है कि आज से नहीं, कई हजारों साल से जो है ये हम लोग अपने अधिकार के बारे में जानते ही नहीं हैं। यही वजह है कि आप देखिए, इसके पहले मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया और सदियों से हम लोगों को दबाए हुए रखा। डेमोग्राफी तो उसी का रिजल्ट है ना, एक दिन में तो ये हुआ नहीं है। और ख़ास करके ये देखें, डेमोक्रेसी जब आज़ादी के पहले हम जो 2 देश को अलग अलग कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, इसके बावजूद भी क्यों किए थे? धर्म के आधार पे किए थे, और इसलिए किए थे कि हम पाकिस्तान के बंटवारे, हाँ, शांति से रहना है। अब यहाँ के जो नागरिक हैं उनको कम से कम शांति से जीवन यापन कर सके। लेकिन हुआ क्या? आप देखिए, 70 साल पहले से वही जो पहली गलती हुई थी, उसी गलती को हम करते रहे। रिजल्ट क्या हुआ कि आप जितने भी बॉर्डर स्टेट है,
चाहे आप नागालैंड ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए, आसाम ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, इवन आप बिहार का ले लीजिए जो सीमावर्ती जिला है, चाहे वो किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये सारे के तमाम जो अब परसेंटाइल जो 1947 में जो मुसलमानों का था, आज देखिए उस टोटली परिवर्तन हो गया है। आज वहाँ पर बहुसंख्यक मुसलमान हो गए, और जहाँ जहाँ मुसलमान वहाँ हुए हैं, वहाँ समझिए कि भारत का कानून वहाँ नहीं चलता है, भारत का संविधान कायदे से नहीं चलता है। वैसे तो जो है वो मजबूर हैं उसको करने के लिए, लेकिन यदि आप विधिवत रूप से देखेंगे तो कायदे से नहीं चलता। मैं कल का एग्जाम्पल केवल दे रहा हूँ, कल बकरीद का दिन था, सारे स्टेटों ने ये निकाला कि नहीं जी, केवल कसाई घर में ही जो है, जो बूचर खाना है वहाँ पे जो है काटा जाएगा जीव जंतुओं को। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक के आया मसला, हाई कोर्ट तक आया मसला, लेकिन मैं अभी आकर के देखा हूँ, आप चले जाइए दरियागंज एरिया में, चांदनी चौक वाले एरिया में, इवन आप बगल में है आपको जहाँ पर पहले प्रोटेस्ट हुआ था सरता बिहार के ओखला के एरिया में, हर कॉर्नर पे वहाँ पे जो है मतलब जो भैंस का जो बच्चा होता है उसको काटा गया था। वेस्ट बंगाल में निकाले कि 14 साल के बाद के पशु को काटा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ 1-1 साल के पशु को काटा जा रहा है, और खुलेआम। अब भी आप चलिए, यदि किन्हीं को कोई डाउट है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अब भी मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकता हूँ। हाँ देखिए, सुन लीजिए, हाँ देखिए, अभी मैं जवाब देता हूँ, फिर बड़ी जिम्मेदारी का। हाँ देखिए, यहाँ पे अभी कुर्बानी की बात करी थी, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है गाय। हाजी नाजिम खान भारत 24 के चैनल पे कहता है कि इसको नेशनल एनिमल घोषित करें। प्रतिबंधित पशुओं पे बात, हाँ सुन तो लीजिए, नहीं सुन लीजिए, मैं राजनीति कर, नहीं, मैं प्रतिबंधित जानवर की भी तो बात कर रहा हूं। राजनीति, नहीं, मैं राजनीति नहीं, मैं प्रतिबंधित जानवर की भी तो आप खुद बात कह रहे थे कि सरकार ने जो नियम लागू किया उसके लिए हम, तो नेशनल का दर्जा, आपने हर मंच पर भारत 24 के ये कहा कि जो सरकार ने नियम बनाए, हाजी नाजिम लोगों से अपील करता, तो जिन लोगों ने नहीं माना उनको क्या कहेंगे हाजी नाजिम? हाँ देखिए, सारे मुसलमानों ने भारत सरकार की अपील का पालन करा। अरे ये मैं कह रहा हूँ, वो बाहरी मुसलमान, सुन लीजिए, अभी इन्होंने कौन से मुसलमानों की बात करी? इन्होंने 2-3 बात तो तर्क है, इन्होंने बाहरी मुसलमान है। भाई, इन्होंने 2-3 बात तो इन्होंने, बाहरी मुसलमान है, देश के मुसलमानों के लिए नियम नहीं है क्या? जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो घुसपैठी मेरे देश को नुकसान पहुंचाएगा, वो किसी भी समुदाय से नहीं होता, और उसको घुसपैठी होता है, हम चाहते हैं कि उसको बाहर होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है, देखिए, अगर अभी जैसा कि ये बता रहे हैं कि चौराहों पे ये चीज मैडम डेमोग्राफी पे आ जाते हैं, आज का मुद्दा हमारा है ही नहीं कि अब कुर्बानी की ठीक है। डेमोग्राफी की बात है तो अभी जब हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हुए हैं, और जिस हिसाब से डेमोग्राफी में अभी चेंजेस देखी गई हैं, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक खतरे की घंटी है। और लेकिन इसमें ये एक इत्मीनान और सुकून वाली बात है कि इस चीज को अब भी कम से कम नोटिस कर लिया गया, वरना कुछ सालों बाद स्थिति ये होने वाली थी कि हम वैसी स्थिति में होते जो नोटिस किए जाने के बाद भी हम शायद किसी भी तरह के कोई भी बोर्ड गठित करके कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। तो मुझे लगता है कि एक सही वक्त पे हम अलर्ट हुए हैं, हम सचेत हुए हैं। इस डेमोग्राफी पे आगे जो चीजें की जाएंगी, जो भी ये एक बोर्ड गठित हुआ है, वो जिस तरह के नतीजे निकालेगा, बल्कि जो हम देख रहे हैं, समिति तो ये पूरा इवैल्यूएशन करेगी, स्टेटस क्या है, फिर बताया जाएगा कि कितना बदलाव हुआ, कहाँ हुआ, इसके बाद इस पर बिल्कुल। अभी अगर हम सरकार की, अपनी सरकार की बात करें तो 10 सालों में जो ज़रूरी चीज़ें थी वो बहुत बेहतर तरीके से सुधरी हैं। जैसे कि आप 2016 की अगर बात करें तो हमारा 65% जो था 25 साल से कम के युवा थे, अभी हमारे पास 16 से 65 ईयर्स तक के लोग हैं, 67% वाले रेशियो में। यानी अच्छा, इसके अलावा हमारी डेथ रेट में जो एक एज का बाउंडेशन था, 60 से नीचे के लोग थे, अभी हमारी जो एवरेज डेथ रेट है वो 72 to 73 ईयर्स हुई है। यानी कि चीज़ें बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, और जिस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। इसी तरह अगर हम फीमेल रेशियो पे आते हैं तो पिछले 10 सालों में पर 1000 पे पहले 913 थी, अब 934 हुई हैं। तो यानी कि जो लड़कियों को पहले होता था कि भ्रूण हत्या या ऐसी चीज़ें होती थी, कम से कम उस पे रोक टोक पे हम जो है सो बराबर बढ़े हैं, और वो चीज़ें रुकी हुई हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ मुझे लगता है कि अभी के जो 2020 और 26 के बीच की जो चीज़ है, उसमें जो देखने में आई है, वो एक चीज़ चिंताजनक है कि कुछ खास मतलब मैं नाम लेके नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ खास जो जातिगत जनगणनाएं हैं वो बहुत भीषण तरीके से बढ़ी हैं। तो अगर हम हमारे दो वाले नारे दिए ले जा रहे हैं, डायरेक्टली कहिए ना, आपका टारगेट मुसलमान है, आप डायरेक्टली कहिए कि आपको हमारे कई और भी आप लोग दलित में ला रहे हैं, वो भी है। क्या वो
डेमोग्राफी पर आते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात छोड़ी, लेकिन डेमोग्राफी एक बड़ा चैलेंज है ना। Definitely. और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन है? ये हालात क्यों बदले? कौन है? आप बताइए। आप डेमोग्राफी को अगर ऑब्जेक्टिवली लीजिए तो फिर इट मेक सेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के देखिए तो इट मेक सेंस, बट आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरे के पूरे आप माइग्रेशन, सिटीजनशिप, मैडम सारी चीजें, एक सेकंड, घुसपैठिए एक कम्युनिटी नहीं हो सकता। Agree. अगर आप घुसपैठियों को अपनी कम्युनिटी में काउंट करते हैं, ये फॉल्ट आपका है, ये पॉलिटिक्स का फॉल्ट नहीं है। हमें क्या लेना देना? घुसपैठियों को देश के मुसलमानों के साथ जोड़ के क्यों देखा जाए? क्यों देखा जा रहा है? हम भी यही पूछ रहे हैं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अलग है, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो बाहर से आ रहा है हमें कोई आप इतनी एनआरसी, SIR, इस सब पर इतना फिर बवाल। अच्छा, CA NRC पे आप सिटीजनशिप किसको दे रहे थे? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को। आप उसमें मुसलमानों को वैसे भी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ था। क्या बवाल? CA NRC एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए अभी तक लागू नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक कम्युनिटी को आप नहीं नहीं, ये तो सच आप आसाम देखिए ना, शुरुआत तो हो चुकी है, आप कैसी बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, और मान्यता देना शुरू भी कर दी है। नहीं देख, एक मिनट, किसी ने कम्युनिटी को टारगेट करा है? अच्छा मुझे एक छोड़ दे, अच्छा मुझे एक उदाहरण, एक सेकंड, अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, एक सेकंड, आपके दादा, परदादा, दादा के दादा, दादा के दादा सपुर्दे का खां हुए इस धरती में, है ना, हिंदुस्तान की सरजमी में। एक सेकंड, आप कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? इसी यही सपुर्दे खाक होंगे ना। तो फिर आप सुन लीजिए भाई साहब, कि आप कहाँ जाएंगे, सुन लीजिए, ये बताइए, तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि आपकी मान्यता चली जाएगी? आपकी मान्यता कैसे चली जाएगी भैया? घुसपैठियों का डेमोग्राफी चेंज का इस मुसलमान से क्या नाता है? देखिए मैडम, जहाँ तक आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा इंसान आपकी डिबेट में है जिसने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संघर्ष कर रखा। जब ये सरकार आई और ख़ास तौर से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इनका एक मुद्दा ये भी था कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून ला देंगे। उस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लोगों ने संघर्ष करा, लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप देखिए इस देश की व्यवस्था कैसी चल रही कि अगर 600 बच्चों को एग्जाम देना था, वहां 1000 बच्चे चले गए। किस तरीके का उपद्रव है उन बच्चों ने मचाया इलाहाबाद के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब असली मुद्दे राजनीति में आते हैं, तो ये डेमोग्राफी का मुद्दा, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा, ये जनसंख्या नहीं, हम तो कह रहे हैं ना। अब घुसपैठियों का मुद्दा नहीं है तो घुसपैठिया, एक बात सिक्योरिटी बढ़ाना, बॉर्डर। रुक जाओ, हमारी बात सुन लो। ये की बात सुन रही हूँ, लेकिन आप एक मुद्दे को कहें कि ये मुद्दा, और दूसरे को कहें ये नहीं है, ये गलत है ना सर? ये सारे मुद्दे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा, लेकिन घुसपैठ को कौन निकाल रहा देश से? मुझे बताओ। अगर कांग्रेस ने गलत काम करे, कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में शासन करा, उखाड़ के फेंक दिया कांग्रेस को। ये अगर 60 साल की उम्र को अगर 12 साल घटा तो ये कभी होती नहीं है। 60 साल का धोना बड़ा मजबूत होता है, जिसको धोने में लगे हुए भी हैं। आप, मुझे पता है, आपको छोटी सी जहाँ से आप निकल के आए हैं, जिस जिले में आप और जिस जहाँ से आए, वहाँ हाल अगत क्या था 4 बजे के बाद, और आज क्या है वो भी आपको समझ में जाएगी। पहली चीज़, हाँ भाई आ रहा हूँ। अरे मैं भाई, हाँ रुक जाओ। 140 करोड़ जनता के लिए आप ले आएंगे रोजगार? जितना रोजगार राज्य सरकार निकाल रही है और दे भी रही है समय समय पे, उसको भी तो देखिए ना, वो नहीं दिखाई देगा। वही तो चीज है। आज एक सेकंड में, पब्लिक, देश में बदलती डेमोग्राफी जनता के लिए मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल है। वो कह रहे हैं कि ये मुद्दे नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात। सीधी बात है कि हम अपने घर में किसी और को भैंस बांधने नहीं देंगे। अगर मेरा घर है तो कोई और आके घर भैंस बांधेगा तो हम नहीं बांधने देंगे। वो मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, मेरा वतन है, और मेरी वतन परस्ती मेरे वतन के लिए मेरा होगा, किसी और का नहीं होगा। आपने 2 छोटे एग्जाम्पल लीजिएगा। अभी तक पश्चिम बंगाल में सरकार थी ममता जी की। ममता जी ने अभी तक उन जगहों पर फेंसिंग क्यों नहीं होने दी थी? उसका कोई रीजन था? और आज जब हमारी सरकार जो भी है, शुभेंदु जी की सरकार, अगर वहाँ फेंसिंग कर रही है तो वहाँ पे पत्थरबाजी क्यों हो रही है? बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पर मुश्किलें क्यों क्रिएट की जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? और उसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के कुछ जाने माने कथित नेता। कौन से? सपा खुल के सपोर्ट कर रही है। समाजवादी पार्टी, आई डोंट नो, तुष्टीकरण की नीति हमेशा से रही है। कांग्रेस, मतलब इन लोगों को सपोर्ट करना है। अरे भाई, पहले अपना घर पार्टी वाले तो नहीं करते ना सपोर्ट? कौन? ये बोल के दिखाएं कि अपने घर में हम भैंस बांध देंगे, हम कल बांध लेंगे जाके।
अगर बांग्लादेशी हमारे घर में घुसपैठिया बन के नहीं बांग्लादेशी अगर हमारे घर में रेडी है ये बसाने के लिए, तो मैं ये बोलेंगे तो कल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल। अच्छा एक मिनट मैम, आप ये बताइए जब फेंसिंग हो रही है, फेंसिंग में पत्थरबाजी करने बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, तो उसका विरोध आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे धर्म और मजहब की बात कहाँ आती है? ये तो हमारा घर है। इसका जवाब लेती हूँ, लेकिन आपकी नजर में है ये मुद्दा कि नहीं? मुद्दा है, बिल्कुल है। तो पब्लिक क्या समझती है इस पर? डेमोग्राफी का असर आम पब्लिक अपने ऊपर क्या मानती है? डेमोग्राफी का पूरा असर है इसमें। शासन प्रशासन को बहुत चुस्ती दुरुस्त काम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में डेमोग्राफी ना हो। सरकार का कामकाज जो उस पर चल रहा है, जो एक्शन प्लान है, वो कितना जबरदस्त नजर आ रहा है पब्लिक को? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। कितना जरूरी था? बहुत जरूरी था, पहले होना चाहिए था। पहले की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब काम हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा, वो उसके मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये लेके जाए कॉकरोच पार्टी आ गई, इसके सहारे हम सत्ता में आ सकते हैं। अपनी कोई इनकी सूझबूझ नहीं कि हम कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल पार्टी, इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है जनता के लिए। क्या है? तभी तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, लक्ष्य है, लेकिन जीत पाना, लेकिन लक्ष्य जीत का है ना, लेकिन देश के लिए क्या है, जनता के लिए क्या है? जनता के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने। एक बार आके जनता के लिए कौन सोच रहा है? जनता के लिए बीजेपी सोच रही है, हर छोटे बिल्कुल सोच रही है। सारे मुद्दे समय लगेगा, उसमें समय लगेगा, उसके लिए ये सहयोग ही नहीं कर रहे। अब ये जिम क्लब खाना के ऊपर इनके वो क्या नाम वकील साहब वहाँ पहुँच गए हाई कोर्ट में, और कोई मुद्दे नहीं है देश में। तब बेरोजगारी नहीं है। 31 लाख की मेंबरशिप लेने के लिए 40 साल वेटिंग में रह के, और उसमें जाके कौन से देश को रोजगार मिल रहा, कोई बताएगा इस बारे में? उसके लिए चुप है। ये जिम खाने की बात आई, तो जिम खाने के मेंबर्स कौन कौन है? राहुल गांधी मेंबर हैं, कपिल सिब्बल मेंबर हैं, जितने भी एलिट क्लास के लोग हैं वो मेंबर हैं। तो और उसका किराया कितना है? 1000 रुपये मात्र। और टोटल उसने जगह कितनी छेकी हुई है? 27 एकड़। और 27 एकड़ कहाँ है? प्रधानमंत्री निवास के जस्ट बगल में। आप ये सोचिए कि डेली वहाँ पे जो आते हैं एलिट क्लास के लोग, उनकी सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होता है। उनके ड्राइवर जो रोज रोज आ रहे हैं, उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है। किसी ने अगर किसी ड्राइवर को प्लांट कर दिया और किसी तरह से वहाँ कोई दुर्घटना हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? और भाई हमें क्यों चाहिए उस एलिट क्लास का 1000 रुपये में 27 एकड़ की ज़मीन क्यों बर्बाद करनी है? उसके बदले अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क हो, उसमें कोई ये बोलते ना राम मंदिर क्यों बनाया, अरे उसमें अस्पताल खोल दो भाई। अब खोलो ना 27 एकड़। वहाँ 27 एकड़ में अस्पताल खोलो, वहाँ पे कोई बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोल दो। जिम खाना क्यों चाहिए? नहीं चाहिए आम नागरिक को जिम खाना। अब हाजी नाजिम जवाब दीजिएगा उस बात का। हाँ देखिए, अभी जिस तरीके से भाई ने कहा कि घर में अगर कोई भैंस बांधनी हो तो क्या करा जाएगा, और देखिए उसी कह रहे हैं अपने घर में किसी की भैंस बंधवा लोगे क्या? हाँ, सुन तो आप उल्टी बात ले गए उनकी। हाँ नहीं बंधवा लोगे किसी की? हाँ सुन तो लीजिए। देखिए भाई, अगर आप अपना मकान मुझे दे दो, एक जरा दे दो। ये मकान जो पूरा भारत हमारा ही तो है। ये भारत हमारा है, तो इस भारत में हम सब रहने वाले लोग हैं। हमारे में आप सिर्फ खुद को काउंट कर रहे हैं या बाकी और लोग? नहीं सुन तो लीजिए भाई, मैंने सारे भारत, हमारा कौन सा हमारा है? भाई मैंने हमारा भारत कहा, इसका मतलब ये सब भारतीय हमारे अपने, सिर्फ घुसपैठियों को छोड़कर। घुसपैठिए हमारे नहीं हो सकते। अब मैं तो घुसपैठियों के बड़े खिलाफ हूँ, और मेरी पीस पार्टी तो चाहती है कि हमारे सामने आए सबसे पहले लात उन्होंने घुसपैठियों। तो CNRC SIR जरूरी है देश के लिए, कह दीजिए। हाँ देखिए, SIR का तो पीस पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि SIR पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, और निष्पक्ष होती है, और उसका हम सम्मान करते हैं। निष्पक्ष होती है, अभी नहीं निष्पक्ष हुआ। अभी 27 लाख पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी। हाँ सुन लीजिए, और देखिए SIR कराना चुनाव आयोग की अपनी नैतिक जिम्मेदारी। उसमें निष्पक्षता की बात कहाँ से आई? किसी को जबरदस्ती बाहर कर दिया? नहीं, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन निष्पक्षता क्या है? निष्पक्षता तो ये हुई कि आप सिर्फ कुछ लोगों को हटा रहे हैं। कागज दीजिए अपनी नागरिकता, आपको मिल जाएगा वोटर ID कार्ड। तो ये बंगाल वालों ने कागज नहीं दिए थे क्या? तो बंगाल वालों में कितने? नहीं किसे एक मिनट। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, बीजेपी को क्योंकि सिर्फ आप घेर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल SIR की बात है, जिनकी आप संख्या की बात कर रहे हो ना, वो सत्यापन नहीं करा पाए अपना, वो पूर्ण रूप से जवाब नहीं दे पाए कि हम कहाँ के नहीं है। इससे इस बात के लिए ये झूठ बोलने, तो फिर ऐसा कैसे कहा कि अगला चुनाव एक सेकंड हाजी नाजिम जी, तो एक सेकंड हाजी नाजिम जी, वहाँ पर बकायदा कोर्ट से मजिस्ट्रेट्स लगा दिए जाते हैं, जल्दी काम होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि निष्पक्षता नहीं है। हाँ देखिए, मैं तो चुनाव आयोग पर आपका नाम तो नहीं कटा ना हाजी नाजिम जी?
दिक्कत थी मेरा नाम कटते कटते रह गया। कैसे? इतनी जागरूकता थी जो मेरा नाम उसके अंदर आ कैसे गया। कैसे बचा? मैंने हाँ लोगों को बताइए ताकि अगर किसी का नाम कट रहा हो तो वो जो आपने ट्रिक लगाई है उसी से उनका भी नाम। हाँ हाँ देखिए भाई सुन लीजिए, नहीं बाबा आदम अलैहिस्सलाम का तो मैं वंशज हूँ, उसकी आप फिक्र मत करिए। और रही बात ये SIR के अंदर जिस तरीके का मेरा नाम नहीं था, मैंने चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करा, अपना नाम दर्ज कराने के लिए मैंने फॉर्म भरा, अब फिर मेरा नाम आ गया। तो वही मैं बार बार आपके भरा और आ गया ना, यही तो प्रोसेस। फिर यही बात सुन लीजिए, यही बात मैं आपके भारत 24 पे क्या सब चैनलों पे यही तो इसके पहले आप बिना नाम के वोटिंग करते थे? नहीं, वोट तो मैं आपने वोट बिना नाम के कैसे दिया? मतलब ऐसा हो सकता है क्या भारत में? मतलब गलत है। जवाब दे। नहीं देखिए, इन्होंने कहा कि वोट में तो नाजिम खान का नाम ये पूछ लीजिए जो 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने 1 करोड़ बांग्लादेशियों को देश में आता, उन्हें मान्यता कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? अब उनकी मान्यता के सीए को लेके बातचीत चल रही है कि उन्हें मान्यता दी जाए, तो क्या गलत है वो? स्टेबिलिटी और सोशल कोहेजन अगर हो रहा है तो बिल्कुल ये आप डेमोग्राफिक एक्सरसाइज करिए, लेकिन आप नहीं, एक्सरसाइज ठीक चल रही है ना, फेंसिंग कीजिए, बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ाइए, आप जो आपको इंतजाम करने जरूरी बिल्कुल काम कर रही है ना सरकार। बिल्कुल, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट और एक कम्युनिटी को टारगेट करना, दोनों को घुसपैठियों के साथ में कम्युनिटी अपने आप अटैच कैसे हो जाती है? एग्जैक्टली माई पॉइंट, सेम चीज पूजा जी मैं कह रही हूँ कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को अलग रखिएगा और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको अलग रखिएगा। तो ऐसा नहीं, पर एक सेकंड हुदा जरीवाला जी, एक सेकंड मुझे ये बता, एक सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं। एक तरफा हो जाता है। देश के मुसलमानों के साथ में कब ऐसा आप बैरभाव बताइए जरा, कब हुआ? देश के मुसलमानों के साथ ये 27 लाख की अभी जो वोट की बात कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे। एक कम्युनिटी 27 लाख सिर्फ मुसलमान है क्या? उसमें मेजॉरिटी वो मुसलमान है क्या? अच्छा, अगर इस जगह की मेजॉरिटी में ही मुसलमान। अब 27 लाख भारतीय मुसलमान नहीं थे, अगर वो थे जो अब मुझे बताइए जो ये बांग्लादेश है अब उनको भेज एजेंडा, ये है एजेंडा, ये है कि आप 27 लाख मुसलमानों का। पूजा जी अच्छा एक मिनट, पूजा जी अच्छा चुप हो जाओ एक मिनट। पूजा जी, जो डेमोग्राफी चेंज है और उस पर जो चर्चा हो रही है, ये देश का मुद्दा है, मेरे देश का मुद्दा मैडम सबके साथ लग जाती हैं पूरा एकदम। पूजा जी, देश से ऊपर मेले कुछ भी नहीं है, देश से ऊपर मेले कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। किसके लिए है देश? पहले उनका जो होगा बताऊं, विपक्ष के पेट में दर्द होगा वो होता रहेगा, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री है, भाजपा का नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री देश का है, भाजपा का नहीं, गृह मंत्री भाजपा का है, भाजपा का नहीं, देश का है। आज हमारे घरों में, मकानों में, खेतों में कब्जे कर रखे हैं उन लोगों ने, उनको बाहर करना चाहिए। वो देश का गृह मंत्री है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सारे टेररिस्ट मुसलमान है, ये गलत है। मैंने बोला है जो बम फोड़ेंगे, जो पत्थर मारेंगे, जो मेरे सैनिकों को मारेंगे, जो मेरे हिंदू भाइयों को नाम पूछ के मारेंगे, उनको जूते मारो, उनको गोली मारो, उनको मारो। एक सेकंड सर, आपके पास और आपके पास एक सेकंड सर, अभी जो स्ट्रैटेजी पे काम किया जा रहा है, क्या इसमें देर हो गई और पहले काम करना चाहिए? बिल्कुल देर तो बहुत हो गई है, और जो अभी हो रहा है वो बिल्कुल। और इसकी वजह क्या कुछ राज्य की सरकारें रही जिन्होंने रोड़ा पैदा किया इसके? निश्चित रूप से कोई डाउट इसमें नहीं है। जो भी यहाँ पे जो एक दल है, कुछ दल है, वो बिल्कुल जो है हिंदू अपीजमेंट पॉलिसी बाहरी लोगों के लिए क्यों? मतलब ये तो एक तरीके से आपका देश प्रेम है ही नहीं। फिर आप सिर्फ सियासत से प्रेम करते हैं, आपको गद्दी से प्यार है, आपको यहाँ की जनता से प्यार नहीं, आपको इस देश से प्यार नहीं। देखिए, ये पहले भी था मैडम, ऐसे हमारे समाज में, और ये प्राकृतिक नेचुरल फेनोमेना है कि हर जगह जयचंद होते हैं। ये आज जो है इत्तेफाक है कि जयचंदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। कुछ लोग जो है केवल सत्ता का जो हो भोग करने के लिए पैदा होते हैं। वो सोचते हैं कि एन केन प्रकारेन हमको सत्ता में रहना है। तो कुछ लोग जो हैं वो इतने नीचे तक स्तर तक के गिरे हुए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनसे सावधान रहना है। और ये डेमोग्राफी जो अभी जो चेंज जो हो रहा है, इसको जो है आज बहुत ही सजगता के साथ, अब बहुत ही दृढ़ता के साथ इसको कायम करना होगा। बल्कि ये केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि ये हर सनातनियों का, हर जो भारतवासियों का जो है ये सजग रहने का कारण है। नहीं तो कुछ दिन के बाद जैसे केरल में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, आपको बंगाल में हुआ, निश्चित रूप से आप देखिए जो पंडितों को मारा गया, वहां से निकाला गया। आज क्या है, देखिए मैक्सिमम जो है, आप सॉरी मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम वर्ग वहां पर जो है काम है, बहुसंख्यक वहां हो गया है। आज पाकिस्तान के जो है इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हो रहा है। आज हिंदुस्तान को काटने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे भारत माता को जो है काटने की कोशिश कर रहा है। केरला में क्या है, आप देखिए कि जितने भी जो है आज यही दुर्भाग्य है, ये जो कुछ मुसलमान लोग जो आतंकवादी
बन करके आए वो ऐसे ही होते हैं कि उनका अधिकार जो है वो केवल हल्ला करने से, डिस्ट्रक्टिव करने से। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों होनी चाहिए? मुसलमानों से नफरत चाहिए। अगर आप कोई सही काम कर रहे आपका समर्थन कर रहा, और अगर कोई गलत काम कर रहे तो हम उसका विरोध भी कर रहे। तो मेरा निवेदन है, जनता समर्थक भी अगर है तो समर्थक आंखों में पट्टी नहीं बांध सकता ना सर। बिल्कुल, अगर ये सही एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी यही है। समर्थन कर एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी। हम कह रहे अगर यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है, आप अच्छा काम कर रहे। अगर आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे तो आप अच्छा काम कर रहे। अगर आप धारा 370-35 से हटा रहे तो आप अच्छा काम कर रहे। इस प्रकार से भी हिंदू मुस्लिम वाली बात चली थी। उन्होंने एक डेमोग्राफी और बाहर के जो आए हुए मुसलमान घुसे या कोई भी है, चाहे वो म्यांमार के क्यों ना हो, अगर उनको विषय को लेके गया तो उन्होंने हिंदू मुसलमान पे ले आए। एक मिनट जी, एक मिनट रुको। मैंने अभी बहुत सी बात कही थी सबुर्दे खाक की, शायद हो सकता मैं गलत हूँ। देखिए, इस देश पे अधिकार हिंदुओं का है तो मुसलमानों का भी है ना। तो कोई, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे किसी को भी। जो लोग, जो मुस्लिम, जो जरीवाला, ये कोई कहे भी तो इससे कुछ होगा थोड़ी। आप हैं हिंदुस्तानी, आप हैं हिंदुस्तानी, आप हैं हिंदुस्तानी। किसी के कहने से नहीं खत्म हो जाएगा कि आप हिंदुस्तानी। अरे जो आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हो, मैं बता देता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ भाई, सुनना आप लोग भी। एक सीलमपुर क्षेत्र है, जाफराबाद सीलमपुर, सुना होगा। वहाँ एक टाइम में 20% मुस्लिम था और 80% हिंदू था। आज अपोजिट हो गया है। सुन लीजिए भाई साहब। और चलो, अरे बहन जी एक मिनट तक तो जाओ। अब आ जाओ, लक्ष्मी नगर ललिता पार्क चलते हैं। लक्ष्मी ललिता पार्क चलते हैं, वहाँ पे पंजाबी और गढ़वाली था। पर सर है तो वो भारतीय ही ना। वो 20 से 80 हो जाए, 20 से 80 हो जाए। आपने डेमोग्राफी की बात करी है, आपने जनसंख्या की बात। जब हम लोग कह रहे हैं, इन लोगों को ये नहीं देखता जो इनके नेता चीनी मिल बेच गए, मुजफ्फरनगर की चीनी मिलें बेच के पी गए, वो दिखाई नहीं देगा। ये लाखों रुपए सैलरी लेने वाले बच्चों को पढ़ाते नहीं है, जातियों में फंसे हुए। ये पब्लिक क्या सोचती है डेमोग्राफी पर? डेमोग्राफी पे पब्लिक क्या ही सोचती है, तो खुद ही बता दे रहे हैं खुद। प्लीज मेरी बात सुनिए। जैसे अगर घुसपैठियों मुसलमान निकल जाता है तो हमारे देश के मुसलमानों को क्यों तकलीफ होती है? खाली ये सवाल है आपसे। घुसपैठियों को हम क्यों पाले? अपना पैसा हम क्यों बाहर के लोगों को? तो इस देश के मुसलमानों को क्यों तकलीफ होती है? हमसे ये सवाल। हम अपना पैसा, अपना खर्च, अपना संसाधन क्यों दूसरे लोगों को दें? हमारे पास अपनी चीजें कम है क्या? हमारे पास अपनी जो है व्यवस्थाएं अपनी टाइट करनी है कि हमें दूसरों को देके दूसरों को पालना है। हमें तो अपनी चीजें अपनी लोगों के लिए लगानी है ना। तो फिर हम भारत के रहने वाले नहीं हो, उनकी तकलीफ हो गई। को भारत नहीं है, अगर भारत के होता हमसे कोई बोले भारत रहने वाले, अरे तू ज्यादा अपना काम कर। हम ये बोलते हैं, ये तो बोलते हैं नहीं, हम किसी को मार थोड़े, झगड़ा थोड़े करते किसी से। उन्हें झगड़ा किया किसी से। वो तकलीफ हो रही है, कोई कैसे कह सकता है कि वो भारतीय नहीं है? हमसे कोई बोले भारत के नहीं, तुम तो हम देते हैं भारत के रहने वाले, हमें किसी बोलने से कोई तकलीफ हो जाएगी क्या? बताओ, हमें कोई बोले भारत के हम नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई तकलीफ बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, हम भारत के नहीं है। हमें तो पता है ना, हमें तो भारत पता के रहने वाले, हमें कोई तकलीफ होगी? क्या तकलीफ है? नहीं, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, मैं उसकी वो सोच बताता हूँ जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। वो समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी इस कदर अपने आप संभाले हुए हैं कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सड़कों पे नहीं उतरते हैं, हम लड़ाई करने नहीं, लठ लेके नहीं जाते हैं। हम तो शाहीन बाग नहीं मनाते, हम तो प्रदर्शन नहीं करते, हम तो पत्थर नहीं मारते पुलिस पे ना रेल पे। NRC लगा दो, CA लगा दो, कोई भी जांच करवा लो, 7 पुश्तों तक करवा लो, और पूरी वंशावली। बिहार में भी हुआ था जमीन का सर्वे, वंशावली आई। हमारी वंशावली है सारे के सारे, हम सनातनी हिंदू हैं, आज से नहीं करोड़ों वर्षों से, जब से है तब से है। तो भाई हम भी कहते हैं आप भी एक बार सर्वे करवा लो ना, एक बार सर्वे करवाओ। नहीं सर्वे करवाना है तो आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहो। आप हिंदुस्तानी नहीं हो तो चिढ़ जाते हो लोग। हाँ, तो हम हिंदुस्तानी नहीं है, मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो बोलते हैं कि हमारे मुल्क से गैस आ रही है, हमारे मुल्क से मतलब तेल आ रहा है, हमारे मुल्क से। ये तुम्हारे सेंटेंस बड़ा उनका, हमारे मुल्कों से गैस आ रही है। हमारे मुल्क कौन सा? जी हुदा जरीवाला जी, लोग यहाँ के कहते हैं कि हमारे मुल्कों से गैस आ रही है, तो एक तरफ कहते हैं हम भारतीय, फिर वो हमारे मुल्क कैसे हो जाते हैं? मुझे नहीं पता कौन ये लोग कहते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन आपको ये पता नहीं होता है। आप नेता हैं, टीवी देखती हैं, आप जिरा करती हैं, आप बहस करती हैं, आप, लेकिन ये नहीं पता होता है कि किस नहीं। मैडम, जनसंख्या तो लोग बढ़ा रहे हैं और बेरोजगारी मोदी की देन है, ऐसा नहीं चलेगा। ये मसला वाकई बहुत संजीदा है। डेमोग्राफी का चेंज होना, घुसपैठियों का यहाँ पर होना, ये यहाँ जो जनता है उनके संसाधनों के लिए एक बड़ा खतरा बनता है, और दूसरा देश की सुरक्षा के लिए भी। तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, जनता को भी जागरूक होकर सरकार का इसमें साथ देना चाहिए। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।